महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की विशेष कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी प्रेम की होली। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद है। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों का ही तो मेले की सजी हुई दुकानों और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजे उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी। अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया। वह पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परंपरा व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी। चरस गांजा माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह होना बेटी, या चूहल करते, क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाना नहीं देती? जो इतनी दुबली हो गई है। गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। एक खत पहले हाथ पड़ चुका था। यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव के कोट की जेब में मिला। कैसा पत्र था! आह! इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं कहिए कि ये अब कृष्णा के हो चुके। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने को धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों न इस बोझ को उतार कर फेंक दूं। वहीं पशुपति, जिसे कविता से लेस मात्र भी रुचि न थी, अब कवि हो गया था और कृष्णा को छंदों में पत्र लिखता था। प्रभा ने अपने स्वामी को उधर से हटाने के लिए वह सब कुछ किया जो उससे हो सकता था, पर प्रेम का प्रवाह उसके रोके न रुका
और आज उस प्रवाह में उसके जीवन की नौका निराधार बह चली जा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पति से सच्चा प्रेम था, लेकिन आत्मसमर्पण की तुष्टि आत्मसमर्पण से ही होती है। वह उपेक्षा और निष्ठुरता को सहन नहीं कर सकती। प्रभा के मन में विद्रोह का भाव जागृत होने लगा। उसका आत्म अभिमान जाता रहा। उसके मन में न जाने कितने भीषण संकल्प होते, किंतु अपनी असमर्थता और दीनता पर आप ही आप रोने लगती। आह, उसका सर्वस्व उससे छीन लिया गया और अब संसार में उसका कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं। पशुपति आजकल नित्य बनाव सवर में मग्न रहता, नित्य नए नए सूट बदलता। उसे आईने के सामने बालों को संवारते देखकर प्रभा की आंखों से आंसू बहने। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चूप सी लग गई। उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर जोर से खींचने लगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। कभी मूँछों को दांतों से काटता, कभी खिचड़ी दाढ़ी को नीचे की ओर खींचता। सहसा वह शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी, जिस घर में तेरी माँ स्वीकार करती है उसे मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सोच समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। मुझे दुख है तो इतना कि जब तू अपने घर चले जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी। कोई उसके आंसू पोंछने वाला न रहेगा। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरी माता का क्लेश दूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा न फिरूं। ऐसा उपाय तू ही निकाल सकती है। संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी नहीं कह सकता, लेकिन अब तू जा रही है और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी। मेरी दशा जो तू अपनी आँखों से देख रही है, यही उनसे कह देना। जा, तेरा सौभाग्य अमर हो। शांता रोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और यह समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहा कर शांता के केश राशि को भिगोने लगा। पति गंगी रात को लेटी, तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सन कात रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा, ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी ते पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब बोला, नहीं तो दादा। मैकू ने कहा, कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब बोला, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू ने जवाब दिया, बाकी दे दी ना। गरीब ने कहा, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चिलम दे दे। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू ने कहा, अब की घर ही तमाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो जाओ। गरीब ने कहा, इतना बेअदब न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई। मैं तुमको
उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को ला। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी बोली, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ ने कहा, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है? गंगी बोली, बीमार है क्या? मैकू ने कहा, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गिरस्ती, क्या करे? गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ बोली, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी? बाप के ज़माने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा, तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हो? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। यह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए? अब कि वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती, वह आते होंगे, पर ठाकुर नहीं आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहाँ आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा,
दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, धत पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी बोली, तुम जानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देखकर आई हूँ, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूँ। मैकू बोला, अच्छा चल मैं भी देखूँ। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम न मानते थे। मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही, कुछ खबर न रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा, क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी। पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं, और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।